मेरा जो जन्म हुआ बहुत छोटे से गांव में हुआ सर। गांव का नाम बहापुर है, तहसील ठाकुरद्वारा, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद, यूपी का मैं रहने वाला हूँ। और मेरी जो वाइफ है वो डिस्ट्रिक्ट नैनीताल की रहने वाली है, जसपुर के पास मेघा वाला गाँव है। और शुरू से ही मैंने पहले लगभग पढ़ाई करी, पढ़ाई करते करते खेती की। उसके बाद जब मैं 8वीं में पास हुआ, 9th में फेल हो गया था, तो उसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं करी। तो जब पढ़ाई नहीं करी तो फिर मेरे पिताजी ने कहा, बोले यार शादी कर दो इसकी। अब मैं उस समय 19 साल का था, मेरी शादी करते ही थे। शादी कर दी तो दिमाग में ये रहा कि जो कुछ करना था वो कुछ होगा नहीं। तो इसलिए पिताजी इतने घर से वो कुछ ठीक नहीं थे, 10-12 बीघे जमीन थी, तो वो खेती करते थे, मुझे हमेशा खेत में ले जाते थे। कुछ अपनी जमीन जोतते थे, किसी को बटाईदार की जोतते थे। तो ऐसा करते करते हम लोग, क्या हुआ, मेरी शादी हो गई। उसके बाद शादी हुई तो वो भी ट्रैक्टर, बारात में से मैं अपनी वाइफ को लाया, तब भी ट्रैक्टर ट्रॉली में लाया। जो सामान था दहेज का वो भी उसी में आया, मेरी वाइफ भी उसी में आई। मुझे बड़ा गलत फील हो रहा था उससे। हालांकि हर आदमी शादी के लिए खुश होता है, मैं हल्का फुल्का इतना तो खुश होगा कि हाँ शादी हो रही है, लेकिन ये खुश नहीं था कि जिंदगी में जो होना चाहिए था वो नहीं है मेरे साथ। शुरू से ही लगता था। उसके बाद शादी हुई, शादी के बाद 5 साल तक बच्चे नहीं हुए। तो उसके बाद मैं 5 साल तक खेती करी मैंने। खेती करने के बाद कुछ आपस में नाराजगी हो, फिर मैं लगभग 86 में चला गया। मैं गदरपुर एक शुगर मिल बन रहा था, मैंने क्या पता यहाँ नौकरी लग जाए, तो मैं वहाँ शुगर मिल में चला गया। वहाँ मैंने सारा लेबरी का काम किया, केवल इसलिए किया कि कोई साहब मेरे को नौकरी लगवा देगा लेबरी में भी सरकारी, तो शायद कुछ हो जाएगा जिंदगी में। अब 4-5 साल तक हुआ मैं इंतजार करता रहा, लेबरी का काम किया, छबड़ी ढोई, सीमेंट के कट्टे उतारे ट्रक से, लोहे का उतारा, अंदर लेबरी का काम जो लोहे का होता अंदर वो भी किया। बहुत सारे ट्रैक्टर का जो काम होता था मैंने वहाँ सारा लेबरी का किया। खाना बनाता था साहब का, उसके बाद फिर वो ड्यूटी में जाता था, खाना बनाता था फिर ड्यूटी में जाता था, इस उम्मीद में कि कभी सरकारी नौकरी लग जाए। लेकिन सरकारी नौकरी नहीं लगी। 4 साल के बाद मैं वापस फिर गांव आया। मैंने 1 साल खेती की। उसके बाद फिर मैंने अपना खुद का बिजनेस करने की कोशिश करी। मैंने एक आटा चक्की लगाई, मैंने इंजन के लिए लोन लिया, मैंने चक्की के लिए लोन लिया। वो 1-1.5 साल चक्की चलाई, वो अच्छी चली। फिर उसके बाद अगले साल मैंने एक गुड़ का कोल्हू लगाया, गुड़ का कोल्हू लगाया, उसको भी ठीक सा चला। लेकिन आपस भाइयों में हम में एकदम नाराजगी होगी, बस सारा उठमिट हो गया, अलग हो गए हम सब। मैं तो फिर जमीन पर आ गया। अभी तक जो आपने बात बताई है उसके हिसाब से, एक तो आपने 8वीं के आगे पढ़ाई नहीं करी, जी सर। दूसरा आपकी जो शादी की बारात थी वो ट्रैक्टर ट्रॉली में गई और आप सरोज जी को भी ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के लाए वापस। जी सरोज जी, आपको कैसा लग रहा था उस टाइम पे ट्रैक्टर ट्रॉली में आपकी बारात आ रही थी जब? उस टाइम तो अच्छा लग रहा था कि हाँ चलो वो कुछ नहीं आता, यही सही। बड़ी मजेदार बात बोली आपने। तो इनके घर में माहौल कैसा था सरोज जी उस टाइम पे जब आपकी शादी हुई थी? और शुरू शुरू में तो माहौल अच्छा ही लगता है सबके घर का, जब बाद में बढ़ता है, जब बाद में यूज करा सबको, तो जब पता चलता है कि हाँ कैसा बर्ताव होता है। क्या क्या बाद में क्या पता चला आपको? पता क्या चला, मुझे चावलों का शौक था, इनके घर में चावल नहीं होते थे। चावल नहीं बनते थे इनके यहाँ पे? चावल क्यों नहीं बनते थे इनके यहाँ पे? चावल होते ही नहीं थे इनकी तरफ। अच्छा। हमारी तरफ होते थे, यहाँ जसपुर साइड में चावल होते थे, बहुत होते थे, तो हम तो बहुत खाते थे चावल। इनकी तरफ होते नहीं थे, तो वही थोड़े थोड़े मिलते थे। इसलिए इनमें थोड़े थोड़े मिलते थे चावल। जब ढेर सारे खाने वाले हैं, थोड़े थोड़े मिला तो वो महसूस तो कुछ होगा ही। बड़ी शॉर्टेज दिख रही थी आपको। तो ये दुर्गा सिंह जी फिर बाद में वहाँ शुगर मिल पे चले गए और वहाँ इन्होंने, दुर्गा सिंह जी वहाँ के जो ऑफिसर थे उनके घर में आपने खाना बनाया, इस है कि आपकी नौकरी लग जाएगी, लेकिन लेबर का काम कराते रहे, नौकरी नहीं लगाई। नौकरी नहीं लगी सर। तो 4 साल के बाद आपने वहां पे खूब मेहनत करके लेकिन वापस आ गए और आके फिर, लेकिन आप में एंटरप्रेन्योर स्पिरिट बहुत थी। मैंने देखा बिजनेस किया आपने, आटा चक्की लगाई। आटा चक्की के लिए पैसे लोन पे लिए? नहीं, लोन पे लिए सर, पिताजी ने नहीं दिया था, एक पैसा भी नहीं दिया था। पिताजी से एक पैसा नहीं लिया, लोन पे पैसे लेके आटा चक्की लगाई, फिर गुड़ का कोल्हू लगाया और उसके बाद वो भी लोन पे था, गुड़ का कोल्हू भी लोन पे था। तो वो लोन उतार दिया क्या? हाँ, लोन उतार दिए थे। वेरी गुड। लोन उसी समय उतार दिए थे, उसी से काम करके। उसके बाद फिर आपस में घर में नाराजगी हो गई, भाइयों में नाराजगी हो गई। तो मैं कोशिश करी कि एक मैंने बैंक से लोन ले रखा था उस वक्त। अच्छा। पिठोमा बैंक का बंदा था, फील्ड अफसर था, ब्रजपाल सिंह उसका नाम था। वो काशीपुर से रोज जाता था,
अच्छा। तो बोला यार तुम मेहनती आदमी हो, एक मेरा मैनेजर है, तुम उनकी कार चलाओगे ड्राइवरी में तो तुम्हारा 1000-1200 रुपये दे देगा उस समय। हाँ। लगभग लगभग 2001 की बात लगभग बात है सर। हम्म। मतलब 2000 की बात है, जब मैं गांव में ही था। तो उन्होंने कहा जब नौकरी मिल जाएगी, अब मैनेजर की गाड़ी है वो चला लोगे तो तुम 1000-1200 रुपये दे देगा वो। तो मेरी भाई बोली ठीक कह रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी, इनकी बात सुनो। और यहाँ इन गारे में, मिट्टी में, धूप में इतने तुम वो करते हो, सब जिंदगी खत्म हो रही है, तो इससे बढ़िया वहीं चले जाओ। अब इनको क्या दिक्कत है, एक मेरे भाई है ममेरे, वो गाड़ी चलाते थे किसी ड्राइवर की, किसी की ड्राइवरी करते थे, तो वो हमेशा बड़े अप टू डेट होकर आते थे। अच्छा। तो इनको ये लगता था कि ये देखो ये कुछ है भी नहीं जमीन भांडा, फिर भी अप टू डेट होकर आते हैं, और तुम ऐसे जंगल में काम करते हो। अच्छा। तो इन्होंने कहा तुम जाओ, तुम जाओ। काशीपुर जाओ। मैं नाराजी में वहां से आया सर काशीपुर। कितनी दूर था काशीपुर आपके गांव से? लगभग 38 किलोमीटर है सर। 38 किलोमीटर, वहां पहुंच गए आप? ठीक। पहुंचा नहीं अभी, मैं हाँ। गया 3 महीने तक, मैं लगातार उनके घर आता जाता रहा 3 महीने तक। अच्छा। मैंने वहाँ ड्राइवरी नहीं करी थी कभी, लेकिन मैंने गाड़ी चलाने की कोशिश करी, अच्छा। क्योंकि गांव में मैंने ट्रैक्टर चलाया था। तो मिस्र गाड़ी मैंने चलवाई उसने, लेकिन मेरा हाथ रमा नहीं हुआ। तो थोड़ा थोड़ा हाथ रमा हुआ, लेकिन डर लगता था कि पहाड़ों, वो मेरा भाई बोलता था पहाड़ों पर भी जाना पड़ेगा, वहां भी जाना पड़ेगा। तो मेरे को लगता था पहाड़ पे तो बड़ा मुश्किल है। तो फिर भी कोशिश करी, मैंने हिम्मत करी, लेकिन ड्राइवरी में 3 महीने तक मैं आता रहा गाँव से, लेकिन कहीं ड्राइवरी में नौकरी नहीं लगी। जब ड्राइवरी में नौकरी नहीं लगी तो मेरे को लगा कि यार क्या करना चाहिए, गांव से तो निकलूंगा। तो फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं गांव में ना, मेरा एक खोखा रखा हुआ था लकड़ी वाला, जो पंचर जोड़ता था मैं साइकिल के। अच्छा। वहां पे मेरे को आइडिया आया कि यार तू ये हाथ का हुनर है तेरे पास, तू इसको चला जा उठा के लेकर। तो मैं ट्रैक्टर ट्राली में वो मैंने भरा खोखा, और मैं अकेला जो था, यहाँ 300 रुपए का मकान मैंने कमरे पे लिया, एक रूम, और एक स्टोव था मेरा घर पे, मैं स्टोव लाया था, और एक खाट थी मेरे पास, चारपाई जिसको बोलते हैं। ये 3 चीज लाया था मैं। उसके बाद मैंने लगातार 2 साल तक काम किया सर साइकिलों का। पैसे पैसे कितने लेके आए वहां से? खोखा ले आए ट्रैक्टर ट्रॉली में लग? एक रुपया नहीं था सर। तेल वाले को भी बड़ी मुश्किल से पैसे देते। एक ट्रैक्टर, एक खोखा ले आए और एक स्टोव ले आए और 300 रुपए कमरा किराए पे ले लिया? जी सर। ठीक है। और अकेले रहने लगे? अकेला रहता था, अकेला। वाइफ को नहीं लेके आए? ये वाइफ को नहीं लाया था, बच्चों को नहीं लाया था। अच्छा। तो वहां से मैंने क्या किया, काम करना शुरू किया। तो पहले दिन मैं जब खोखा खोला, तो मेरे मेरे ना 9 रुपए मेरे पास आए थे। 9 रुपए उस दिन, पूरे दिन में 9 रुपए की प्रॉफिट आया था मेरे पास। सेल भी और प्रॉफिट भी सब वही था, पंचे जोड़ने का था। तो अगले दिन 20-30 रुपए का फायदा हुआ, अगले दिन फिर 60-70 रुपए का फायदा हुआ। मतलब लगभग वो 60-70 रुपए से कभी ऊपर नहीं जाने पाया। तो फिर मुझे ये लगने लग गया था 3-4-6 महीने में कि इससे भी कुछ नहीं होने वाला है, ये समझ में आ गया था। तो मेरे को ना एक रिक्शा वाले ने मेरे को सलाह दी कि मिस्त्री साहब, तुम मिस्त्री पने का काम करते हो, अगर तुम 6-7 रिक्शा खरीद लो तो एक रिक्शा 15 रुपए किराया देती है रोज का। अच्छा। और तुम हाथ के मैकेनिक हो और हम लोग चला ले करेंगे। तो मैंने कहा आइडिया तो ठीक कह रहा है। मैंने कहा रिक्शा कितने की मिल जाती है? बोला कम से कम 1000-1200 की, 1500 की रिक्शा मिल जाएगी। तो मैंने कहा 1500 लगा के या 1200 लगा के, अगर मेरे को 15 की 45, 15 रुपए रोज के हिसाब से एक महीने का 450 रुपया हो गया। मैंने कहा 450 तो 350 रुपए भी अगर मेरे को एक रिक्शा बचाती है। तो मैंने 7 रिक्शे ब्याज पे पैसे लिए, एक बंदा ऊपर वाले ने वो भी भेजा है सही। जिस रूम के पास में रहता था, इस रूम के पास में रहता था एक अरोरा है, जैसा आपकी पगड़ी नहीं बनती उनकी भी नहीं बनती। तो मैं वहाँ 8-10 रुपए का सामान लेता था रोज। तो अच्छा। वो बोला अंकल अंकल बोलता हूँ मैं उनको, बोले बेटा क्या करते हो? मैंने कहा जी मैंने ऐसा, मेरा साइकिल का खोखा है और मैं यहाँ रहता हूँ उनके आपके बगल में ही मकान में, तो ऐसा ऐसा मैं काम करता हूँ। तो बोले एक काम कर, तू कुछ काम करना चाहता हो तो कुछ 5% पे ब्याज मैं दे दूंगा, कुछ तेरा फायदा हो जाएगा, कुछ मेरा फायदा हो जाएगा। वो ब्याज का काम करते थे। ठीक है। मैंने कहा ठीक है। इतने में मुझे सलाह उसने दे दी रिक्शा वाले ने। तो मेरे मन में वो आइडिया बैठ गया। मैंने कहा 7 रिक्शे बैठेंगी, अगर एक का 1000 की हुई तो 7000 की बैठ जाएंगी। तो मैंने वो 7 रिक्शे बनाई सर, और 7 रिक्शे बने, उनसे ब्याज पे पैसे लिए 7000 रुपए। तो 7-5-35, 350 रुपए उनको मैं ब्याज देता था महीने का। और इधर मैंने हिसाब लगा 350 रुपए एक रिक्शा देगी तो 7 रिक्शे कितनी हो गई? 7-21-22-2300 रुपए के करीब। तो मैंने उससे फायदे में हूँ। तो वो चलाई 2-3 महीने तक ठीक चली काम। उसके बाद में 3 रिक्शा वाले रिक्शा लेके भागे, आज तक वापस नहीं आए सर। मैं उस वक्त मेरी आंखों में आंसू आए, मैं रोया काफी समय तक, क्योंकि कहते रहे जब बंदा भूखा होता है ना तो उसको बहुत परेशानी आती है।
तो उस समय मेरे को ये लग गया था कि जिंदगी खत्म हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे ये लगने लग गया था कि जिस काम को मैं करता हूँ वही काम मेरे आड़े आता है सब कुछ। तो मैंने ऐसा कोई गलत काम तो क्या नहीं कि भगवान मेरे हमेशा विपरीत चलता है। तो मैं उस समय बहुत मतलब बहुत उसमें था, मतलब परेशानी में था बहुत। उधर मेरे सिर पर कर्जा था कई सारा, 1-1.5-2 लाख का 3 लाख का कर्जा वहां गाँव में था, और जो गन्ने वालों के पैसे थे कुछ, और उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ पैसे ब्याज पे लिए, फिर 7,000 रुपये वो ब्याज पे ले लिया। जब बिजनेस ज्वाइन किया था तब भी 8% पे लिया था। तो मेरे को ये लग रहा था कि जिंदगी क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था सर मेरे को उस समय। तो उसी पीरियड में जब ये बिजनेस मेरे पास आया, जब मेरे पास विकसित थी, तो तब उसने बताया कि 8-10 हजार रुपये लगेंगे बिजनेस में और इससे बहुत कुछ कर सकते हो तुम। तो वहां से मैंने, जब जिस रोड पर मैंने मेन रोड पर रखा हुआ था वहां से उठा के मैंने खोका, फिर अंदर आवास विकास में रखा ले जाए शहर में। तो वहां से क्या होता था सर, वो मेन रोड पर ना एसडीएम, कभी पुलिस वाले, कभी कोई हटाओ हटाओ हटाओ, तो उसमें मेरे को वो बहुत लगता, झटका लगता था। मैंने कहा जो पंगा गाँव में था वही पंगा यहाँ पर आ जाए, यहाँ दूसरे पंगे हैं, वहाँ दूसरे पंगे हैं। तो मैंने कहा यार जिंदगी होगी क्या। ऐसे में 2-3 महीने ऐसे गुजर रहे थे। तो उसके पीरियड में बंदा आता, वही जिसकी बात बताई थी मैंने, कि मेरे घर के ठीक सामने बंदा प्लान दिखा रहा था स्टेट बैंक वाला, स्टेट बैंक वाले को। शाम के समय मैं घर पे आया हुआ था, घर खाली खड़ा था, तो जब वो गोले खींच के दिखा रहा था तो मैंने उससे बात करी तो उसने प्लान बंद कर दिया। जब प्लान बंद करता मैंने उससे पूछी, मैंने कहा भैया आप इनको कुछ प्लान दिखा रहे थे, मेरे को भी दिखा दो, क्या पता ये ना करे मैं कर लूँ। तो परमात्मा मेरे से पता नहीं क्या कहलवा रहा था। तो उसने कहा बता देंगे, लेकिन हाँ अभी नहीं बताएंगे, शाम को बताएंगे। तो मैंने कहा सर 6 बज रहे हैं, इस समय शाम कब होगी, शाम तो हो ही गई। बोले नहीं हम 8 बजे आपके घर पाएंगे। तो वो 8 बजे, वो बंदा 3 दिन पहले उसने भी ज्वाइन किया था, तो वो भी कुछ नहीं जानता था। तो वो अपनी अपलाइन को लेकर आया सर। अच्छा। 8 बजे उन्होंने मुझे 2-3 घंटे तक पूरा चाटा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। तो वो कर्जा मेरे पास चढ़ा हुआ था, जो मैंने ज्वाइन करा था वो वाला कर्जा भी चढ़ा हुआ था, रिक्शा वाला कर्जा भी चढ़ा हुआ था, गाँव का कर्जा भी चढ़ा हुआ था, बच्चे घर में रहते थे, मैं यहाँ अकेला था। कितने बच्चे थे आपके? 5 बच्चे सर, 3 लड़की है 2 लड़के हैं। 3 लड़कियां 2 लड़के। वो गांव में थे? वो गांव में थे, मैडम भी गांव में थी। और 3-4 लाख का कर्जा चढ़ गया था? 3-4 कर्जा चढ़ गया था, 3-4 लाख। वो बंदा प्लान दिखाने आया था बिजनेस का, एमवे बिजनेस का, वो आपको दिखाने नहीं आया था? नहीं मेरे को नहीं दिखाना आया था, वो अपने किसी दोस्त को दिखाना आया था, बैंक वाले को। आपके किसी नेबर को, आपके पड़ोसी को? पड़ोसी को, मेरे पड़ोसी को। आपके पड़ोसी को दिखाने आया था, वो प्लान दिखा रहा था, आप वहां गए तो उसने बंद कर दिया प्लान? जी प्लान बंद कर दिया सर उसने। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई साहब कुछ इनको दिखा रहे थे, आपने बंद कर दिया दिखाना इनको। मैंने कहा मेरे को दिखाओ, क्या पता मैं कर लूँ, ये ना करें। अच्छा। उन्होंने कहा फिर शाम को बताएंगे हम 8 बजे करीब। 8 बजे अपनी अपलाइन को लेकर 3 घंटे आपको प्लान बताया? 3 घंटे प्लान बताया, कुछ समझ नहीं आया सर मेरे को। अच्छा। उसके बाद अगले दिन मीटिंग थी रामनगर मंडी। अच्छा। तो स्कूटर कह रहे कल मीटिंग है, आप अगर चलो तो मेरा स्कूटर है, मेरे साथ चलना। तो मैंने कभी रामनगर मंडी नहीं देखा था सर अभी जिंदगी में। अच्छा। हाँ मेरी जो ससुराल थी वो रामनगर मंडी, उधर को जाते रहते थे मेरे ससुराल वाले, तो बड़ी तारीफ करते, रामनगर मंडी बहुत बढ़िया जगह है, पहाड़ है, बहुत अच्छा है। मेरे को समझ नहीं आता रामनगर मंडी कहाँ होगा। तो मैं वो सोच के कि रामनगर मंडी देखूंगा, मैं उसके स्कूटर में बैठ के चला गया सर। अच्छा। वहां पे फर्स्ट प्लान दीपक रावत का था। मजे की बात देखो सर, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि 2 मीटिंग देखी, 2 मीटिंगों में दोनों अपलाइन मेरे साथ आज। अच्छा। एक मिस्टर दीपक एंड कुसुम रावत है, एक मिस्टर अनिल बिंदु नारंग है। और अनिल नारंग से कैसे मेरी मुलाकात हुई सर? नहीं पहले वो बताओ ना, वहाँ मीटिंग में पहुंच गए जो दीपक रावत? जब हम पहुंचे वहां पे तो दीपक रावत प्लान दिखा रहे थे। अब दीपक रावत साइंटिस्ट बता रहे थे वो अपने आप को। वो बंदा बता रहा था मेरे को कि इनकी जो इनकम है वो 70-80 हजार रुपये महीना है, 1 लाख रुपये महीना है। मैंने 1 लाख रुपये महीना कमाने वाला तो बंदा बड़ा हाई फाई होता होगा। हमारे को तो 5,000 भी बहुत लगते थे उस समय। 5 नहीं बल्कि 2 भी हजार बहुत लगते थे। तो मीटिंग देखी, मीटिंग में कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन भीड़ को देख के मेरा कुछ माइंड हुआ, कुछ हिला। भीड़ थी वहां पे? भीड़ थी लगभग 60-70 लोग थे सर। तो मीटिंग में प्लान नहीं समझ में आया, लेकिन भीड़ कुछ देख कर लगा कि कुछ है इसमें यहाँ पे। लेकिन डाउट भी हुआ, 40 रुपए को लेकर के मेरे को डाउट हुआ कि यहाँ पैसे लग रहे हैं। मैंने कहा मेरे को फ्रॉड जैसा लगा कि यहाँ मेरे को फ्रॉड लग रहा है। वहाँ टिकट लगी है? वहाँ टिकट लगी, लेकिन टिकट मैंने दी नहीं। मैं इतना स्मार्ट था कि मैं फंसूंगा तो तब जब मैं टिकट दूंगा। मैंने इसलिए टिकट नहीं ली। तो उस बंदे ने मेरी टिकट ली। अच्छा। अंदर गया, माहौल देखा, अच्छा लगा।
शाम को घर आ गए उनके स्कूटर पर। उसके बाद अगले दिन शाम के टाइम फिर बंदा ने आकर कहा देखो कितना बढ़िया माहौल था, कैसे लोग थे, इंजीनियर भी थे, डॉक्टर भी थे, हर तरह का आदमी था। मैंने कहा बिजनेस तो बहुत बढ़िया लगा मेरे को, लेकिन एक चीज समझ में नहीं, वो 40 रुपए क्या के थे। तो उसने मेरा फ्लॉप करा। क्या ना, वो जो होटल था वो सबके पैसे जाते हैं वहां पे, जो बिजनेस करना चाहता और जो देखना चाहता। तो मेरे को माइंड समझ में आ गया सर एकदम। तो बोले शुरू करो। मैंने कहा शुरू करने में क्या करना पड़ेगा? बोले फॉर्म भरना पड़ेगा और पैसे लगेंगे 10,000 रुपए। अच्छा। मैं बोला यार 10,000 रुपए मेरे पास तो इतना कर्जा 10,000 रुपए मेरे पास है नहीं। तो उन्होंने कहा देख लो भैया तुम्हारे पास चांस है। मैंने कहा ठीक है कोशिश करते हैं हम लोग। तो अगले 30 चौथे दिन 5वें दिन सर आपकी मीटिंग थी अनिल, आपकी वहां देहरादून में। आपकी फर्स्ट बीबीएस दिखी थी शायद पहली बार। तो वहां से तो वहां पे भीड़ को देख के मेरे को बिजनेस समझ में आ गया था सर। जब देहरादून आ गए देखा जो लाइन में लगे हुए थे लोग, जो लोग लाइन में लगे हुए थे 300 रुपए की टिकट लेकर के, पहले तो थोड़ा सा पंगा, 300 रुपए की घर पे ही हो गया था पंगा। बोले 300 रुपए लगेंगे आपकी मीटिंग हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है 300 रुपए तो मैं दे दूंगा। तो मैंने 300 रुपए निकाल के दे दिया उनको। उन्होंने क्या करा, मुझे एक गड्डी में से टिकट फाड़ के दे दी। कोई बात नहीं, मैंने टिकट अपने पास रख ली। अगले दिन शाम के टाइम फिर बंदा आया, तो बंदा बैंक में था। वो बंदा बोला कि आपको ना 250 रुपए और देने पड़ेंगे। मैंने कहा भाई साहब मैंने 300 कल दिए आपको, 250 आप आज मांग रहे हो, कल को फिर कुछ और मांगोगे। मैंने कहा ये 250 किस बात के है? कह रहे ये आपको कार लेकर जाएगी यहाँ से और कार लाकर छोड़ेगी यहाँ पे, और 300 रुपए मैंने कहेंगे। तो बोले वो अंदर घुसने के हैं। अच्छा। तो मैं बोला महाराज, मैंने कहा तुम, मैं हाथ जोड़ कर बोला सर ऐसा। मैंने कहा भाई साहब अपनी ये टिकट पकड़ो और मेरे पैसे मुझे लौटा दो। मेरे आंखों में सर बहुत आंसू आए, फिर दोबारा आंखों में इतने आंसू आए मेरे वहां। तो मैं बोला भगवान मेरे साथ क्यों ऐसा करता कि मैं जिस काम को करने की कोशिश करता हूँ ना कुछ अड़चन जरूर आती है। अब ये 300 रुपए की टिकट मांग रहे हैं, कल को फिर कोच को मांगेंगे, दी कुछ रिया नहीं। मैंने कहा परमात्मा तू ऐसा क्यों कर रहा मेरे साथ? खैर अब वो मैंने उससे कहा, मेरा भाई साहब अपनी टिकट वापस ले लो, मेरे पैसे मुझे लौटाओ। क्योंकि मैंने वो कम से कम 5 दिन के पैसे जोड़े हुए थे, अपना सामान लाता था मैं जोड़ के खोके का। तो वो बोला भाई साहब वापस तो होंगे नहीं, अब तुम्हारी मर्जी है, जाओ या तुम मत जाओ। ये तो गड्डी में से टिकट फट गई, ये वापस नहीं होगी, अब टिकट वापस नहीं होगी। तो फिर मैंने माथा मारा, इनको नहीं बताया अपनी मैडम को, माथा मारा, रोया। सुबह को बोला भाई साहब सुबह 7 बजे आप 6 बजे तैयार हो जाना, गाड़ी आएगी आपके घर पर लेकर आपको चली जाएगी। तो खैर मैं पक्का दिल करा, पत्थर रखा। मैंने कहा चलो देहरादून की बड़ी तारीफ करते हैं लोग, चलो इस बहाने से देहरादून ही देखूंगा। वो जो जिन साहब का मैंने खाना बनाया वो देहरादून के ही थे। अच्छा। जब वो सारे साहब एक साथ बैठते थे ड्यूटी के बाद 6 बजे, तो वो सब तारीफ करते थे, देहरादून बहुत बढ़िया जगह है, देहरादून दुनिया का सबसे अच्छा शहर है। तो वो मेरे को याद आई सर उस वक्त, यार देहरादून की बड़ी तारीफ करते थे, यार देहरादून देख के आता हूँ क्या चीज है देहरादून में ऐसी। तो सर मैं वो चीज सोच कर फिर देहरादून चला गया, देहरादून देखने के लिए। वहां जा गया, जब मैं गया तो वहां लाइन लगी हुई थी बहुत सारे लोगों की, 300 रुपए की टिकट सबके पास थी। तो मैं बोला यार 300 रुपए में टिकट लेकर मैं अकेला ही बेवकूफ नहीं है, तो सारे पास 300 रुपए की टिकट है। तो वहां अंदर घुसने के बाद जब मीटिंग हुई और जब वहां बड़ा अच्छा सा माहौल मुझे मिला, और आपने जब ये बताया कि मैं 1 साल में बिजनेस से इस अपनी जॉब को छोड़ चुका हूँ एज एक्शन, तो मेरे को पूरी मीटिंग का सर वही याद है, वो कुछ शब्द याद नहीं है ना, कौन रिकॉग्निशन क्या होती है, वो उस पहली बार में कुछ सीट से निकल गया सर ऊपर। तो मैंने कहा या तो ये बंदा बेवकूफ हो सकता है या फिर ये बिजनेस बहुत बड़ा है, 2 ही चीज हो सकती है। टांग के नीचे मैंने निकाला हाथ और वहीं पे कसम खा के आया कि इतने हजारों लोग एक साथ बेवकूफ नहीं हो सकते, कुछ तो बड़ी चीज है। और सर मैंने तो कसम खा ली, अपने बच्चों से ही बोल दिया कि बेटे एक बिजनेस मिल गया बहुत बड़ा, 3-4 साल की मोहलत मेरे को दो, कुछ मांगना मत मेरे से, बस खाली रोटी के अलावा कुछ नहीं दे सकता हूँ, लेकिन 4 साल के बाद मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो इस दुनिया में बना होगा। मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया सर। मैंने कहा इतने सारे अगर लोग कर सकते हैं सीख तो सीख तो मैं भी सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो ज्यादा सीखना चाहिए, मेहनत करके सीख जाऊंगा, रात में सीख लूंगा, जब मेरा मौका लगा तब सीख सकता हूँ। तो वहीं से मैंने ठाना सर, और उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर आज तक नहीं देखा। शुरू हुआ 3% का चेक आया मेरे पास, एक कैशिट हुआ गाड़ी, वो कहते थे 3% पे जब मेरे पास कितने $1 का चेक आया तो मैंने भगवान की पूजा करी सर। उस चेक को रख के मैंने भी पूजा करी, भगवान में पूजा नहीं करता था। मैंने कहा इसके आगे कुछ जीरो लगेंगे, आगे जरूर ऐसा होगा। कितना चेक आया पहला?
120 रुपए आता था, 123 रुपए का सर, 123 रुपए का चेक आया। फिर 3 महीने के बाद 800 कुछ रुपए का चेक आया। तो मुझे ये तो पता लग गया था कि मेरी 2 क्लास पास करी, 2 क्लास पे पैसा आया, इसका मतलब पैसा तो यहाँ आता है। तो फिर सर का जो जितनी अपलाइन की मैं मीटिंग में जाता था यहाँ, तो वो सब एक 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 करके अपलाइन सब छोड़ने शुरू हो गई। जिसने मुझे बिजनेस दिया वो छोड़ गया, उसके 4-5 महीने बाद फिर वो छोड़ गया, फिर दूसरा छोड़ गया, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, 10 अपलाइन छोड़ गई सर। और यहाँ मीटिंग होती थी अच्छी खासी 40, 50, 60 लोगों की, वो मीटिंग भी खत्म हो गई। तो मैं ऐसा बिखर गया कि यार अब क्या होगा, ये बिजनेस तो बहुत बढ़िया मिला था, लेकिन जितने बड़े बड़े लोग मुझसे पढ़े पढ़े लिखे लोग कर रहे थे वही नहीं कर रहे, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर मेरी हिम्मत टूट गई सर। लेकिन कहीं से मुझे मैसेज आया कि बरेली में मीटिंग हो रही है। मीटिंग का जब फिर मैं बरेली से पता चला कि हर हफ्ते हर महीने मीटिंग होती है, तो मैंने सर वो कभी मीटिंग छोड़ी नहीं है। और 2003 में मैंने एक बड़ी मीटिंग देखी बंबई। तो वहां से देखने के बाद तो मैंने इतनी कसम खा ली थी कि अब दुनिया में इसके अलावा या तो मर जाऊंगा या फिर एमबीए बिजनेस को करूंगा। वहां से मैंने प्रण किया सर। उसके बाद धीरे धीरे हम करते रहे 2003 में 2001 में मैंने शुरू किया और 2003 तक ऐसे रहे। लेकिन जब मेहनत करी तो हमने मतलब 2 साल में मैं 15% के करीब चला गया सर। आपने बिजनेस ज्वाइन कौन से ईयर में किया था? लगभग 2000 का लास्ट था, 2000 का 1 का शुरू था, 2000 होगा शायद लास्ट, 2000 का लास्ट। 2000 में आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आपका 3% लेवल कौन से महीने में हुआ? वो ज्वाइन करतों के साथ ही हो गया था सर, पहले महीने में। हाँ, 15% कब हुआ? 15% हुआ लगभग 2003 के लास्ट में, 2004 में। 2004 में, मतलब 3 साल के बाद। हाँ, 15%। 3 से ज्यादा साल निकल गए और आपका लेवल 15%। तो जी। पीरियड था, इसमें बहुत कम आपको पैसे आए, तो आप टिके कैसे रहे? ऐसा ना सर, मैंने ये ठान लिया था कि मैंने अब ये बिजनेस बनाना है। तो वो जो अंकल मुझे मिले थे जिन्होंने रिक्शा में पैसे देते थे, मैंने उनको दोस्ती बनाई सर उनसे। मैंने कहा मैंने बिजनेस किया है बहुत बड़ा, इसकी मीटिंग है और मुझे मीटिंग में जाना, मुझे 700 रुपए चाहिए है, अपना ब्याज लगा लेना। अच्छा। तो मैं 700 रुपए लेता था और मीटिंग में जाता था। फिर अगले महीने फिर मीटिंग होती थी, फिर मैं लेता था उनसे। मैंने कहा अंकल एक एक पैसे का ब्याज सब चुका दूंगा, बस तुम मेरा ये काम कर दो, मैं जी जान से मेहनत करूंगा पूरी। फिर वो पैसे देते थे, वो अपना हिसाब लिखते रहते थे, ब्याज जोड़ते रहते थे सारा। तो ब्याज पे पैसे लेके मीटिंग में जाते थे आप? जी सर। तो उसके बाद जब 15% पे मेरा लगभग 8-9 हजार रुपया आता था मेरे को उस समय 15% पे, तो मैंने उनका ब्याज देना शुरू किया और अपना थोड़ा सा और निकलना शुरू किया बिजनेस में पैसे लेकर। तो पहले महीने में मैंने ना 15% पे मोटरसाइकिल खरीदी सर। मोटरसाइकिल खरीद ली? हाँ, पुराने मॉडल की थी। एक 12% पे खरीदी थी, उससे पुराने मॉडल की। 15% पे खरीदी थी, उससे अच्छे मॉडल की। तो 12% से पहले आपके पास क्या था जब आपने पुराने मोटरसाइकिल? साइकिल थी सर, बाइसिकल थी, साइकिल। पहले साइकिल पे चलते थे, 12% पे पुरानी मोटरसाइकिल ली, 15% पे थोड़ी बेटर ली। हाँ, बेटर ली सर। ठीक है। उसके बाद हम गए 2007 में सिल्वर। 2007 में सिल्वर हुए, यानी कि सिल्वर जाने में आपको 7 साल लग गए, ज्वाइनिंग से 7 साल। जी सर। अब ये 7 साल तक टिके रहना और ब्याज लेके मीटिंगों में जाना, ये सब आपको अंदर से शक्ति कहाँ से आती थी? सर मैंने कसम खा ली थी अपने आप से कसम खा ली थी कि अगर ऐसे ऐसे प्रोफाइल के लोग बात कर रहे हैं लोगों से, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। रही बात, एक चीज और समझ में आ गई थी सर। एक बार 2003 में मैं एक सेमिनार में गया था। उस सेमिनार में मुझे एक किताब मिली थी, बिजनेस स्कूल। मैंने वो खरीदी थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने डाउनलाइन से पैसे लिए और वो 200 रुपए की किताब खरीदी। वो किताब मैंने सर कम से कम 300 बार पढ़ी उस वक्त। मैंने वो सर लगातार कंटिन्यूस पढ़ता था। उसमें आपको तो मेरे को एक बात समझ, जी सर, क्या समझ में आया? मेरे को एक बात ये समझ में आ गई थी कि अगर गरीब होने की एजुकेशन लोगे, एक अमीर होने की एजुकेशन लोगे, तो मेरे को ये समझ में आ गया था गरीब होने की एजुकेशन और एक अमीर होने की एजुकेशन। तो मेरे को ये समझ में आया था कि अगर यदि मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूं आज की डेट में, तो ये पढ़ने के बाद इनके पास डिग्री तो आ जाएगी, लेकिन उससे पैसा नहीं आएगा। तो बच्चे मेरे वहां से यहाँ आ गए थे सर 2002 में। 2002 में दिन 3 में लगभग आ गए थे बच्चे मेरे, मैं लाया था। तो जब बच्चों के यहाँ नाम कट गए उस 2003-4 में, 4 की बात है ये, तो फिर मेरे को फिर काफी दर्द हुआ।
तो वो किताब को पढ़ने के बाद मेरे को ये समझ में आ गया था कि अगर मैं मालिक बनने की और अमीर होने की एजुकेशन लेता हूँ और मेरे बच्चे अनपढ़े भी होंगे तो एक दिन मेरे बच्चे गाड़ियों में घूमेंगे बड़े बड़े। और अगर मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ और ये इनको डिग्री मिलती है, अगर नौकरी नहीं मिली तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। ये किताब ने मेरे को ये सिखा दिया था, बता दिया था, समझा दिया था। तो फिर सर मैंने उस पीरियड में 2004 की बात बता रहा हूँ, 2003-4 की बात है लगभग। तो उसी पीरियड में मैंने अपने बच्चों से कहा, मैंने कहा बेटे अब तुम पढ़ना बंद कर दो, क्योंकि उनकी फीस नहीं गई, उनके नाम कट गए सबके। प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे थे, एक GGIC में पढ़ ली थी 2 बेटी। तो जब उनकी फीस नहीं गई तो उन्होंने नाम काट दिए। तो मैं बोला कोई बात नहीं बेटे, मैंने कहा अब तुम छोड़ो, मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पैसा कहाँ से आता है, कैसे आता है, आपको नहीं पता चलेगा पैसा कहाँ से आता है। तो मैंने अपने बच्चों से बोला, मैंने कहा तुम मत पढ़ो। बहुत दर्द हुआ, दुख हुआ। और जैसे मैंने अपने बच्चे पढ़ने से बैठे तो सारी पूरी रिश्तेदारी में, पूरी बिरादरी में ये हो गया कि उसने अपने बच्चों को पढ़ना बैठा दिया और पता नहीं तेल साबुन का काम करता रहता। मतलब बहुत अपमान मिला सर मेरे को। बच्चों को निकालना पड़ा क्योंकि फीस नहीं दे पा रहे थे। फीस नहीं दे पा रहा था सर मैं। तो बच्चों को मैंने रोक दिया। तो मेरा बच्चा था छोटा उस समय, बड़ा वाला बेटा, तो उसको मैंने एक दुकान पर लगाया। वो 20 रुपए रोज उसको देता था दुकानदार, 600 रुपए महीना। तो मैंने कहा बेटे तू इस पे काम कर। दिन भर में वो करता था रेडीमेड की दुकान पे काम, और रात को PCO पे जाता था। मेरी बेटी पंचा जोड़ना सीख गई थी, तो अबेर सवेर बीच में जब मैं प्लान दिखाने जाता था, बच्चे बेटी पंचा जोड़ती थी। तो उस पीरियड में ना हमारे पास कोई साधन नहीं था इनकम का, कर्जा भी था, सब कुछ था। तो हमारा जो वर्तमान आता था वो ये आता था, कभी कोई प्रोडक्ट बेचे हम साबुन, या कभी कोई ग्लिस्टर बेचे तो हम आटा ले आते थे, चावल ले आते थे। और कभी किसी दिन ऐसा आता था कोई प्रोडक्ट नहीं बिकता था, तो पता लगा बच्चों ने पंचा जोड़ दिए 2, तो 5 रुपए उनको उसमें मिल गए, तो उन्होंने आटा ले लिया आधा किलो। कभी 10 रुपए आ गए तो आधा किलो आटा, आधा किलो चावल ले लिए मोटे। तो उस पीरियड में हमारा 2000 लगभग 4 तक तो सर बहुत बड़ा टिपिकल सिचुएशन था हमारे पास। लेकिन मैंने अपने बच्चों से कह दिया बेटे अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं जिंदगी भर तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, कभी भी जिंदगी भर तक तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। उसके बाद जब 2007 में हम अक्टूबर में सिल्वर गए, मेहनत करी हमने, उस पीरियड तक काफी कर्जा मेरे पास हो गया था। तो 15% से अच्छा बिजनेस था मेरा, 3-4 लाख से बिजनेस था। तो कभी 15% में 200 बीबी से रह जाता था, कभी 4200-4400 बीबी रहता था। कई बार ऐसा होता था एक महीने तो हो गया 4400 बीबी, एक महीने हो गया 3800 बीबी। कई बार ऐसा हुआ कभी 3900 बीबी रह गया, 100 बीबी लगाने के पैसे नहीं सर, आइडिया उतना दिमाग में नहीं आता था। तो मिसा आलोक उपाध्याय जी पूछते दुर्गा सिंह आपकी क्लोजिंग हो गई? मैंने कहा सर हो गई। बोले यार ये 200 बीबी लगा लेते हैं। मैंने कहा सर पैसे लगाने को है नहीं, आगे पूरा मेहनत तो मैंने पूरी करी लेकिन कुछ हो नहीं गया, अब कैसे करूं? तो बोले फिर कैसे करोगे? मैंने सर कोई उपाय नहीं है मेरे पास। फिर मैं उनसे बोलता था, मैंने सर मैंने बड़ा सोचा हुआ है, मैंने किताब पढ़ी थी कि सर ये 3800 बीबी के लिए बिजनेस में नहीं आया हूं सर, मुझे डायमंड जाना है, मैं उसके लिए बिजनेस में आया हूं। मैं अपने मन को ये समझाता था। एक किताब में लिखा था, एक डायमंड को सुना था मैंने कि जितना बड़ा सोच सकते हो उतनी फ्रस्ट्रेशन कम होगी, और जब छोटा सोचोगे तो सारी फ्रस्ट्रेशन घर पर आ जाएगी। तो मैंने बड़ा सोचा हुआ था बहुत सारी चीजें। तो उसके बाद में सर ये चलता रहा। कई बार ऐसा चैलेंज हुआ, मेरे बच्चे घर में हैं, शाम को ना प्रोडक्ट बिका, ना कोई पंचर वाला आया, तो रात को खाने का भी दिक्कत आती थी। तो दुकान से उधार लाता था उसी दिन, आधा किलो आटा, आधा किलो चावल। करते रहे सिचुएशन उसमें चली गई। लेकिन मैंने कभी ना कर्जे को देखा, मैंने कभी ये नहीं देखा मेरे पास कर्जा है, ना मैंने कभी ये देखा कि मेरे पास खाने को नहीं है। मेरे को हमेशा ये दिखता है कि कल तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, कल तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, कल तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, कल तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। मेरा फोकस हमेशा उस पर ही होता था, कल तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, ये टेम्परेरी है, जो भी आया टेम्परेरी है। बिजनेस रॉबर्ट टिकियो से कहता था कि ये जो चैलेंज है टेम्परेरी है, परमानेंट चैलेंज कभी नहीं हो सकता। बस हिम्मत, मुझे बिजनेस स्कूल की किताब हिम्मत देती थी, लुई करोल स्वप्नदर्शी वंचित न रहेगा, एक मेरे को वो हिम्मत देती थी। और एक किताब आई थी मेरे पास हिंदी में, जीत आपकी। ये 4 चीज ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया सर, इनकी वजह से मैं आज तक टिका पड़ा हूं। तो जैसी जी सर। दुर्गा सिंह जी, आप प्लान किसको दिखाते थे? ये मतलब आपका सर्कल तो बहुत छोटा था, तो आपने किसको प्लान दिखाया? सर मैंने ना जो उस समय एमबीए की एमाग्राम आती थी मैगजीन, एमबीए की मैगजीन आती थी सर, तो मैंने वो धीरे धीरे पढ़ता था। एक मीटिंग में बताया था कि अगर यदि आप ये मैगजीन पढ़ते हो, एमाग्राम पढ़ते हो, तो इसमें आपको ये पता लगा किस किस प्रोफाइल के लोग बिजनेस करते हैं।
तो मैं जब उनको पढ़ता था तो मुझे लगता था कोई इसमें इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई सेल टैक्स में कमिश्नर है, कोई पीएचडी वाला है, कोई अमेरिका से आके कर रहा है, कोई कनाडा से आकर। तो मेरे को ना ये मोटिवेट करता था सर। तो मैं फिर उन्हीं लोगों को, उन्हीं को प्लान दिखाता था और मैगजीन साथ में रखता था। मैंने कहा सर देखो ये सेल टैक्स में कमिश्नर ये बिजनेस कर रहे हैं, ये डॉक्टर है इन्होंने बिजनेस को बनाया है, ये एक्शन है इन्होंने बिजनेस को बनाया। सर मैं तो साइकिल के पंजे जोड़ता हूँ, लेकिन मैं एक बहुत बड़े सिस्टम से जुड़ा हुआ हूँ सर, एक बहुत बड़ी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। मैं ये इस बात आपकी वो एक सीडी भी सुनी थी मैंने सर, वो टूल के ऊपर जो थी, बहुत जबरदस्त टूल के ऊपर थी, वो मैंने पूरी ऐसे लपेट ली थी अपने दिमाग में कि बंदा जब स्पॉन्सर होगा तो मैकेनिक के नीचे होगा, बंदा जब स्पॉन्सर होगा तो मैकेनिक के नीचे होगा। मैंने सर वो आपका जो टूल था ना बहुत जबरदस्त, मैंने टूल का भी इस्तेमाल करना सीखा सर शुरू से। जब मैं सिल्वर हुआ 2007 अक्टूबर में सिल्वर हुआ सर, तो पहला चेक मेरे पास 39,800 कुछ का आया था सर। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार 40-42 साल की उम्र में पहली बार वो चेक देखा था सर। मेरे को बहुत खुशी मिली जब चेक आया, मेरी आंखों में बहुत सारे आंसू आए और बहुत खुश भी हुआ मैं, और मेरा जोश कई गुना और बढ़ गया सर उस पैसे को देख के। उसके बाद अगले महीने 10,000 हुआ, 15,000 हुआ पीबी, उसी अगले महीने भी हुआ तो मैं गोल्ड हो गया तीसरे महीने सर। जब गोल्ड हुआ तो मैं एक सोफा सेट खरीद कर लाया, एक दीवान बेड खरीद कर लाया अपने घर में, नई मोटरसाइकिल खरीद कर लाया सिल्वर के, जिस दिन सिल्वर हुआ था उससे अगले दिन। और जब गोल्ड हुआ तीसरे महीने में तो एक फ्रिज लाया, और जब 6 महीने में प्लेटिनम हुआ तो मैंने एक गैस का कनेक्शन कराया, क्योंकि मेरी रोटी हीटर पर बनती थी सर, प्लेटिनम तक हीटर पर रोटी बनती थी मेरी, स्टोव भी नहीं था, वो स्टोव भी खत्म हो गया था। फिर उसके बाद मैंने इन्वर्टर लगवाया, फिर एक गद्दे लाया, मतलब कुछ ऐसा सामान लाया कि जो मेरी जिंदगी में, मेरी शादी में कभी कुछ मैंने देखा ही नहीं था अपने घर में। मेरे घर में प्लास्टिक की कुर्सी भी नहीं थी सर। तो जब मैं प्लेटिनम हुआ, बट टोटल सामान मेरे जब घर में आया सर, लेकर नई मोटरसाइकिल और नया गद्दा, नया फ्रिज, नया इन्वर्टर, नया सब कुछ। और जब नवंबर में जब जीआईपी आया तो मैं धनतेरस दिन कार भी लाया खरीद कर सर अपनी। कितने तो पैसे? उस समय मुझे ऐसा लगा। कितने पैसे आए नवंबर में जीआईपी में, कितने पैसे आए थे? मेरे को 1,80,000 रुपए थे सर जीआईपी का। कौन से साल की बात है? ये 2000 नवंबर 2007 की बात है सर। नवंबर 2007 में 1,80,000। 1,80,000। तो कार खरीद के लाए। कार कितने की थी? सर मैं कार तो प्लेटिनम पे वैसे ही जा रहा था खरीदने, क्योंकि मेरे को 50,000-55,000 रुपए की इनकम आ रही थी मेरे को उस समय। तो मेरी इच्छा भी थी कि मैं प्लेटिनम पे कार खरीदूंगा। भाई यहाँ गलती मैंने किसी अपलाइन से बात नहीं करी थी कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। वैसे लेना चाहिए, अपलाइन से बात करके लेना चाहिए, क्योंकि अब ये चीज धीरे धीरे समझ में आ रही। तो खैर कोई बात नहीं सर। तो हम धनतेरस के दिन प्लेटिनम पे गए, और हम मैसेज आने से पहले, पैसे आने से पहले हम एक दिन पहले चले गए थे हल्द्वानी। तो मैंने उस अंकल से बोला हुआ था जिससे मैं ब्याज पे पैसे लेके आता था। मैंने कहा कार लेने जा रहा हूँ, इतने पैसे दे देना, मेरे पैसे कुछ आएंगे, जीआईपी आएगा मेरा धनतेरस पे, मैं तुम्हें दे दूंगा। अच्छा ये विश्वास नहीं था कि मुझे धनतेरस पे पैसा आएगा। मैंने कहा लोग कहते हैं धनतेरस पे आता है, तो मैंने कहा 50,000 भी आ गए तो भी मजा आ जाएगा, बस मेरे को ये खुशी थी सर इतनी। तो जब मैं वहां गया धनतेरस पे हल्द्वानी के शोरूम में, तो धनतेरस के दिन हमें भीड़ बहुत ही नहीं मिली कार। उससे धनतेरस के दिन, हाँ धनतेरस से एक दिन पहले गए थे, और धनतेरस के दिन जब वो मैसेज आया 1,80,000, कॉन्ग्रेचुलेशन डियर, मतलब उसमें लिखा था डियर दुर्गा सिंह, आपका जीआईपी आपके अकाउंट में चला गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अपना अकाउंट चेक कर सकते हो। सर मैं इतना खुश हुआ, मेरे दोनों बेटे थे, मेरी मैडम भी साथ में गाड़ी लेने गए थे। तो मैंने उस अंकल से बोला, मैंने आप पैसे, अब तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है, मैं उसको लेके गया था। अच्छा। मैंने कहा तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं, मैंने उसको मैसेज दिखाया, वो बड़ा खुश हुआ, उसकी आंखों में आंसू आए। उसी से सारा पैसा ब्याज पे ले लेके मैं मीटिंग में प्रोडक्ट भी खरीदता था, सब कुछ मैंने ज्यादातर उसी को किया सर। जब प्लेटिनम से फिर मैंने अपना कर्जा काफी सारा उतार दिया सर। उस समय उतारने के बाद फिर मैं 1.5-2 साल तक प्लेटिनम रहा सर। 2007 3 साल तक लाइफ प्लेटिनम। कभी पीवी 8,000 हो जाता था, कभी 10,000, कभी 8,000, कभी 10,000, मतलब वो प्लेटिनम लगातार हो रहा। लेकिन उतना हम थोड़ा कंफर्ट जोन हो गए सर, हमें ये पता चला कि अब प्लेटिनम हम हो गए तो शायद ये लोग कर जाएंगे अपना आप। तो लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। दीपक रावत के पास मैं गया, सर मेरे को एमएड जाना है, अब ये बताओ मेरे को करना क्या है, मेरे को बेटी की शादी करनी है।
मैं उनके घर पर गया, उन्होंने मुझे काउंसलिंग बताई। मेरे मन में सवाल चल रहा था कुछ। मैं बोला सर मैं प्लेटिनम हो गया, इस लैग में भी 3 सिल्वर में, इस लैग में 3 सिल्वर है, इस लैग में 3 सिल्वर में। तो मैंने कहा अब तो ये करेंगे, अब तो मैं इधर नहीं करूंगा ना काम है। तो उन्होंने मेरे को बताया दुर्गा सिंह जी अगर आप भूल जाओ, अगर एमरल्ड फाउंडर प्लेटिनम जाओगे तो भी अपनी वजह से जाओगे या अपलाइन की वजह से जाओगे। मतलब जो भी लेवल अचीव करोगे एमबीए बिजनेस में, केवल या तो अपलाइन की वजह से या अपनी वजह से करो, डाउनलाइन की वजह से कोई लेवल अचीव नहीं हो सकता। कमाल हो गया दुर्गा सिंह जी, आपकी कहानी ऐसी अद्भुत कहानी है। अच्छा फिर तो सर उसी पीरियड में उससे अगले साल हम लोग फाउंडर प्लेटिनम चले गए। उन्होंने कहा डेप्थ में काम करो, फ्रंट भी खोल लो और नीचे डेप्थ में घुसो 3 लाख के जाके। मैं अंदर घुसा, डेप्थ में गया, करता गया, नीचे करता गया, 3 लाख में नीचे करता गया। तो उसी साल हम सर फाउंडर प्लेटिनम हुए, उस अगले साल सफायर, उसी साल हम एमरल्ड भी हो गए। मतलब सफायर और एमरल्ड सेम साल में? हाँ, सफायर और एमरल्ड सेम साल में सर। मतलब प्लेटिनम गए, फिर फाउंडर प्लेटिनम गए, अगले साल सफायर और एमरल्ड एक ही साल में चले? जी सर, जी सर। कमाल हो गया। फिर मैंने फाउंडर प्लेटिनम पे बेटी की शादी करी। अच्छा। तो मेरी बड़ी बेटी थी, उसका जो जीआईपी आया सर मेरे को आया था 5.5 लाख रुपए। मैं इतना खुश हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ये अमाउंट देखे हैं सर, और बहुत खुश हुआ। बेटी की शादी बड़ी दिल खोल कर करी, सेंट्रो कार उसको गिफ्ट करी मैंने। जो दहेज में जो नहीं देना था मैंने वो भी कोशिश कर दी देने की, क्योंकि मेरी बेटी ने जो जो मांगा मैंने उसको फिर मना नहीं किया सर। मैंने कहा बेटे तुमने मेरा साथ दिया है, मैं तुम्हें खुश करूंगा बिल्कुल अब जिंदगी भर तक। तो जो उसने मांगा मैंने वो दिया जैसे हिसाब था। और उसके बाद फिर हम ऑस्ट्रेलिया भी गए। लोग शादी करने के बाद हरिद्वार नहीं जाते हैं, और हम शादी करने के बाद अगले महीने हम ऑस्ट्रेलिया गए सर, अगले 2-3 महीने के बाद। फिर 3 साल सर हम अपने लेवल पर है एमरल्ड पे। फिर एमरल्ड गए 2013 में, फिर मैंने दूसरी बेटी की शादी करी 2014 में, 13 में, 2013-14 में। कितने बच्चों की शादियां होगी दुर्गा सिंह जी आपके? अब ये मार्च में तीसरी बेटी की शादी थी, वो अप्रैल में तीसरी बेटी की शादी थी, लॉकडाउन में सब वो जाम हो गया सर। दो बच्चों की शादी कर चुके हो आप? जी 2 की शादी करी, दोनों की मैं कार दी है सर। दोनों की शादी में गाड़ी दी आपने? हाँ सर। दुर्गा सिंह जी आप कौन कौन से कंट्री में गए एमबीए के थ्रू? सर हम लोग ऑस्ट्रेलिया घूमे, कनाडा घूमे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और बाली, दुबई, सिंगापुर। बहुत सारे कंट्री आपने घूम लिए। और पहली बार जब एमबीए के थ्रू आपको 5 स्टार होटल में रहने का मौका मिला, अब तो आप बहुत 5 स्टार में रह चुके हो, तो पहली बार जब आपको 5 स्टार में रहने का मौका मिला वो कहाँ था? वो सर दिल्ली का था, इंटर कॉन्टिनेंटल हीरोज होटल में। इंटर कॉन्टिनेंटल हीरोज में आप गए पहली बार। क्या उससे पहले आप किसी होटल में रहे थे कभी? नहीं सर, होटल का तो हम समझते, होटल का हमें समझ नहीं आता होटल क्या चीज होती है, होटल का नहीं हमें समझ आता था। ये हम सरोज से सुनना चाहेंगे कि जब फर्स्ट टाइम आप 5 स्टार में गए तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैंने तो सोचा भी नहीं था कभी कि ऐसे होटल में जाएंगे या नाश्ता करेंगे, खूब खेलेंगे कूदेंगे, बहुत मस्ती करी हमने वहाँ। तो मैं अपने हस्बैंड का धन्यवाद करती हूँ, अगर तो ये बिजनेस नहीं होता तो मैं तो पता नहीं होती। और बहुत मजा करे हमने होटल में, बहुत अच्छा लगा मुझे, खाने पीने की भी कोई कमी नहीं थी। अच्छा, जब आप होटल में पहुंचे, रोज होटल में पहुंचे इंटरकॉन्टिनेंटल में, गाड़ी से उतरे तो आपको सीन याद है कैसा था? हाँ, वो गेट खोल लेते, वो टोपी ओढ़ो खड़े थे वो गेट पे, हमारा बैग उन्होंने उनका हाथ भी मिलाए अच्छे से, नमस्ते वमस्ते सब अच्छे से करे उन्होंने, और बैग लेकर हमारे अटैची लेकर हमारे रूम में पहुंचा दिया। हमें तो इतना सा वजन भी नहीं उठाना पड़ा, हमारा खुद बैग, हाथ का बैग भी वही सोच रहे कि यहाँ भी ले जाकर रूम में रख कर ले जाऊंगा। अच्छा, आपका बैग भी उठा के? बहुत बढ़िया लगा। होटल कैसा था? होटल तो बहुत ही अच्छा था, कुछ कह ही नहीं सकते होटल के बारे में, बहुत बढ़िया। फिर रूम में गए, फिर बेड और ये वो बहुत ही अच्छा लगा, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था जिंदगी में कभी। बेड में बैठ के कैसा लगा आपको? नीचे को जैसा उसमें घूम गए, अंदर घुस रहा था। और बाथरूम में, बाथरूम कैसे थे? बाथरूम भी बहुत अच्छे थे, उसमें टीवी लग रहे थे, उसमें और डीजे लग रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे गाने चल रहे थे स्पीकर में,
और नहाने की बहुत अच्छा, बहुत मस्ती करी हमने, बहुत देखा। और खाना पीना कैसा लगा वहाँ पे? खाना भी बहुत अच्छा था, खाना भी बस देख देख के पेट भर रहा था, खाने की तो नौबत ही नहीं आई, इतना खाना खाओ, देख देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और जब फर्स्ट फॉरेन ट्रिप पे गए आप, पहली बार जब बाहर गए आप, एरोप्लेन में बैठे, वो किस तरह आपको लगा और वहां पहुंचे तो कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। मैंने तो अपने हस्बैंड की धन्यवाद दिया, मैंने ऐसा हस्बैंड सबको मिला, मैं हवाई जहाज में घुमा रहे, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। और ये बिजनेस ही ऐसा है, बिजनेस ही घुमा रहे ना, तो कोई नहीं घुमा सकता। हवाई जहाज में बैठे तो फिर डर लगा कुछ? हाँ, जैसा ऐसा उड़ लिया था ऊपर को, ऐसा थोड़ा थोड़ा लग रहा था, साइड में देखने में डर लग रहा था कि कितनी ऊपर आ गए हम, कुछ नहीं दिख रहा नीचे का। और जब आपके काफी हालात खराब हो गए थे घर के, ये बिजनेस कर रहे थे, तो तब आपको किस तरह का लग रहा था कि हो जाएगा, कि मन में कभी डर भी आता था? सब यही सोचे कर रहे थे कि ये आदमी, हमारे मम्मी पापा भी यही कह रहे थे, ये हमारा दामाद अच्छा नहीं मिला, ये हमारी लड़की को बर्बाद ही करेगा, बच्चों को खाने को नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और ये एमए बिजनेस कर लिया, इसमें क्या रखा है, कुछ नहीं है, तुम्हें लूटेंगे लोग। हमारे पिताजी क्या कर रहे थे, ये जो तुम सीडी सुन रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, लोग तुम्हें लूटने वाले हैं, लूटेंगे तुम्हें। हमारे पिताजी क्या कह रहे थे, एक दिन मैं भी ऐसा दामाद बनूंगा कि तुम्हें कुछ न करके दिखा दूंगा। बहुत धन्यवाद देखे गए हमारे पिताजी, अब तो नहीं है दुनिया में, चले गए, 2 साल हो गए। तो अभी आपके रिश्तेदार क्या कहते हैं, अभी क्या कहते हैं? अभी क्या कहते हैं? जब अभी विश्वास नहीं है ना रिश्तेदारों को, अभी नहीं है, तो तुम्हारी किस्मत है, ये तुमने कर लिया, हमसे नहीं होगा, ये ऐसा कहते हैं। हमारी किस्मत अच्छी थी है। हाँ। और आपको याद है उस टाइम पे जब ये पहले शुरू में इन्होंने ज्वाइन करा था, तो प्रोडक्ट जब आपके पास आए तो आपको महंगे नहीं लगे? आप इस्तेमाल करते थे प्रोडक्ट? बहुत महंगे लगे। मैं तो सोच कर रही थी, मन की जब हमारे घर में इतनी बड़ी किट आई थी, तो मैं ये सोच कर रही थी, मैंने हम गांव के रहने वाले हैं, ये शहर है, मन की दीपावली पे या होली पे किसी को गिफ्ट उफ्ट देते हैं ना, मैंने कोई गिफ्ट आया होगा अच्छा हुआ। और जब हमने वो खोल कर देखा, हमें बताया भी नहीं था, जब इन्होंने ज्वाइनिंग करी थी, जब खोल कर देखा तो उसमें SCA, LOC, उसमें पेस्ट, उसमें कुछ बहुत ये घर के यूज करने का सामान था। मैं बोली, मेरी 5 बच्चे हैं, मेरे 5 बच्चों के साथ में तुम ये इतने महंगे सामान यूज करोगे तो तुम तो और भी बर्बाद हो जाओगे। जैसा तुम गांव में करते थे वैसे यहाँ करने लगे, तुम कैसे बच्चों की शादी करोगे? तो ये कह रहे हैं कि चलो करके देखते हैं, एक दिन ऐसा आएगा जो बच्चों की शादी इस बिजनेस से ही अच्छी होगी। आपको थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि ये कर जाएंगे, या आपको लगता था नहीं करेंगे? नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी। किसी को, हमें परिवार को किसी को नहीं थी उम्मीद, लेकिन इनको थी कि मैं कर दूंगा। वो अकेले को थी है? इनको अकेले, आपको कोई उम्मीद नहीं थी? मुझे उम्मीद थी। तो आपकी जब मीटिंग देखी थी देहरादून में, जब गई थी मैं मीटिंग देखना, आप दोनों आए थे, जब आपकी मीटिंग देखी थी, तब थोड़ा थोड़ा ऐसा लगा था ये लोग कर सकते, तो चलो हम भी देखते करते। अच्छा, मीटिंग देख लेते करके, देख लेते करके, होगा या नहीं। उम्मीद कम थी, लेकिन विश्वास नहीं था कि हो जाएगा। तो अभी आप कैसे सपोर्ट करते हो दुर्गा सिंह जी को बिजनेस बिल्ड करने में? अब तो हम पूरी सपोर्ट करते हैं, सब सारे ट्रेनिंग कर लेते हो, प्रोडक्ट ट्रेनिंग? ये तो खैर यही तो यही करते हैं, मैं तो नहीं करती, लेकिन के बारे में बता देते हो लोगों को? हाँ, ऐसे मुझे मानी बता देती है, अच्छे प्रोडक्ट हैं, हेल्थ अच्छी होगी, इससे बढ़िया यूज करो, तुम्हारे बीमारी निकलेगी तुम्हारे अंदर की। हम साथ में रहते हैं, हम भी करते हैं यूज, तो आप जिंदगी रह जाते हैं। और आपके कुछ अपने भी कस्टमर बने हैं सरोज जी? आपके अपने भी कुछ ग्राहक बने हैं आपके थ्रू, जिनको आप सामान देते हैं? दोनों के ग्राहक हैं, दोनों जगह तो दोनों के ग्राहक रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। दुर्गा सिंह जी, नहीं करती हैं, हम साथ में रहते हैं। दुर्गा सिंह जी, आपकी सोच में क्या बदलाव आया? आप क्या सोचते हो? दिमाग में आपके क्या चलता है अभी आजकल? अब सर मेरे दिमाग में आगे का बहुत बड़ा विजन हो चुका है सर मेरे दिमाग में। तो अभी तक तो वैसे विजन तो मेरा BMW लेकर के पहले से बहुत बड़ा है, लेकिन जो मैंने अचीव किया अभी मुझे नहीं लगता कि मैंने 0% भी अभी अचीव किया। मतलब जो मेरी माइंड सेट है, क्योंकि अभी मेरे पूरे जिंदगी में सर मेरे एक जिद है, मैंने मेरी अंदर से आती है आवाज की मैंने हेलीकॉप्टर खरीदना, मेरे अंदर से आवाज आती है सर। अभी थोड़ा बस ये रास्ते में चल रहा हूँ, बच्चे की शादी हो रही है, थोड़ा ये नहीं बढ़ जाऊंगा ना सर, फिर मैं पूरी फाइट मारूंगा। मेरे को अभी 26 साल से उम्र ज्यादा लगती नहीं सर मेरे को, मैं आज भी अपने बच्चों से ज्यादा एक्टिव हूँ। बिल्कुल। तो हेलीकॉप्टर खरीदना आपने पक्का? सर मेरी अंदर से, मेरी अंतरात्मा से मेरी आवाज आती है ये नहीं, ये तू इसीलिए पैदा हुआ है। अगर भगवान ने इतना कष्ट दिया है और भगवान ने आपको इतनी
इतनी उससे निकाला है तो तुझे कुछ करने के लिए कुछ करने के लिए पैदा किया है। आप कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों से ज्यादा एक्टिव हैं, इसका क्या कारण है आपके हिसाब से? बस एक सबसे बड़ी बर्निंग डिजायर जोश है। वेरी गुड। आपने अपने दीवारों पे कोई ड्रीम, कोई और स्टेटमेंट, कोई और पोएम, कोई इस तरह की चीज लगा रखी है कमरे में? हाँ, बहुत सारा लगा हुआ सर। और पढ़ के दिखाऊं बताओ। कैसे सर आपको? पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है। पढ़ के ये बताता हूँ सर। एक पर तो लिखा हुआ है, परफेक्ट परिस्थिति का इंतजार मत कीजिए, परफेक्ट परिस्थिति का इंतजार मत कीजिए, आज से अपने लक्ष्यों को पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दीजिए। सफलता इंतजार से नहीं आती बल्कि काम करने से आती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और क्या लिखा है? गरीबी अमीरी एक ही विचार की संतान है, गरीबी अमीरी एक ही विचार की संतान है, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होगी। वाह वाह, जबरदस्त। भरोसा खुदा पर है तो तकदीर का लिखा पाओगे, भरोसा खुदा पर है तो तकदीर का लिखा पाओगे, अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा वो देगा जो आप चाहोगे। वाह वाह वाह। और भी बहुत कुछ लिखा है सर, बहुत सारी चीजें। मेरी फॉर्च्यूनर गाड़ी लिखी हुई है, यहाँ पे चित्र लगा हुआ है। अभी डायमंड के बाद डायमंड पे मैं खरीदूंगा सबसे पहले क्रिएटा, मेरा अपना एक ड्रीम है। और डायमंड का पैसा कुछ थोड़ा सा निवेश करूंगा, थोड़ा मतलब पूंजी में निवेश करूंगा, चाहे वो गांव में अपने पिताजी की जमीन की तरह या पिताजी के घर की तरह जो था, वो आज मेरे घर नहीं है, वो 1 लाख रुपए में मेरा घर बिक चुका है। लेकिन मेरा जिद है कि मैं वहां ऐसा कुछ करूंगा कि 10, 20, 30 लाख रुपए में जो लगाना जरूर होगा दिखाने के। बहुत बढ़िया। और मेरा घर लगा हुआ है, घर का भी मेरा वो लगा हुआ है, फोटो लगा हुआ है, हेलीकॉप्टर लगा हुआ है, मैडम और हम ऐसा खड़े हुए स्विमिंग पूल पे। अभी अगर उठ जाता है तो थोड़ा सा दिखा सकता हूँ आपको, आप देख सकते हैं तो सर। लाइट पड़ रही सर, दिखाई नहीं रहा। दिख रहा सर। बहुत सुंदर। आपने घर आपका दिख गया, आपने बहुत सारी तस्वीरें लगा रखी हैं और बहुत कुछ लगा। अभी और बहुत सारी चीजें लगी हुई सर, ड्रीम बहुत लगे हुए मेरे। दुर्गा सिंह जी, आप बहुत ही जबरदस्त आपने काम किया और आपने ये तय कर दिया है कि ये बिजनेस जो है किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। आप आजकल जो लोग हैं जिनको नौकरी नहीं मिलती है, यंग लोग जो पढ़ के निकल रहे हैं डिग्री करके, लॉकडाउन की वजह से बहुत लोगों की नौकरियां चली गई, आप क्या संदेश देना चाहते हो? अभी एक बंदे से बात कर रहा है, इंजीनियर है सर। मैं अभी लॉकडाउन से पहले अपने कुछ गले की दवाई लेने गया था, तो मैडम भी मेरी साथ थी, तो एक बंदा मेरे किनारे बैठा था मेरे पास में, जैसे मेरी मैडम बैठी हुई है। तो मैंने कहा भाई साहब आप क्या काम करते हो? मैंने उनको टोका। बोले मैं लाल कुआं में एक इंडस्ट्री है उसकी, पेपर मिल की बोलते हैं, जो टाटा की है, वो लोग वहाँ इंजीनियर हूँ। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा ये बताओ आप कुछ और बड़ा सोचते हो? मैंने कहा साइड में आपको 50,000 रुपये स्मार्ट तरीके से आ जाए, मेहनत कम करनी पड़े, ज्यादा आए, तो मैंने कहा आप ऐसा बिजनेस पसंद करोगे? मेरे पास बहुत जबरदस्त आ गया, इंटरनेशनल है। कह रहे हाँ जरूर बताओ। तो मैंने उनका फोन नंबर ले लिया, व्हाट्सएप नंबर भी ले लिया। 2-3 महीने निकले, 2-3 बार कॉल करी, उसने फोन नहीं उठाया। आज मैंने कॉल करी, मैंने कहा भाई साहब दुर्गा सिंह बोल रहा हूँ काशीपुर से, और मैंने लगभग 10 वीडियो CD भेज दी सर इंजीनियरों की। और कुछ मेरे पास जो BBS में लोग बोलने जाते हैं ना, उनकी कुछ फोटो थी, मैंने उनको भेजे। तो वो कह रहा हाँ मैं समझ गया भाई साहब। तो मैंने कहा ये बताओ आजकल आपकी इंडस्ट्री बंद है या अभी चल रही है लॉकडाउन पीरियड में? कैसे इंडस्ट्री तो सब बंद है 3 महीने से पूरी। तो मैंने कहा फिर ये बताओ, एक होम बेस्ड बिजनेस है, डिजिटली है, घर में बैठ के होगा, 50,000 भी कमा सकते हो, 1 लाख भी कमा सकते हो, 2 लाख भी, मतलब जितनी चाहे आपका ड्रीम हो उतने बना सकते हो इस बिजनेस से। तो मैंने कहा बताओ शुरू कर लें? कोई जिंदगी में ड्रीम है, अगर ड्रीम है तो मैंने कहा मैं आपको शुरू करा देता हूँ, आपने कागज भेजने हैं और बस 2-4 हज़ार का पहले सामान ले लो, बिजनेस शुरू हो गया। कह रहे तो मैं भेज देता हूँ। अभी मैंने व्हाट्सएप नंबर भेज दिया उसको, बातचीत कर ली, कह रहा है ठीक है मैं भेज देता हूँ आपको, आपकी वो होने से पहले सर। तो मैं बोला सर ये बताओ सारी दुनिया में अर्थव्यवस्था बिगड़ा गई है, सारी इंडस्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, लोगों की बड़े बड़े कारोबार बंद हो चुके हैं, लोगों की छटनी हो रही है। रेलवे में वो आ रहा मैसेज की रेलवे के 50% लोग बाहर करने की तैयारी चल रही है।
सरकारी नौकरी आधे से 50 ज्यादा लोग निकल रहे हैं, मतलब आपके पास कोई ऐसा फ्यूचर का प्लान है? कह रहा ऐसा तो कोई लगता नहीं। मैंने कहा एमबीए बिजनेस दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, लॉकडाउन में 100% चल रहा है, और मैंने कहा हमारे बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, पैसे लगातार आ रहे। कह रहा ठीक है सर, मैं भी शुरू कर देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। और दुर्गा सिंह जी, आपकी इतनी जबरदस्त कामयाबी का श्रेय आप किसको देते हो? सर सबसे पहले तो श्रेय परमात्मा का, कि उनके बिना कुछ हो नहीं सकता, नंबर 1। दूसरा श्रेय उस अपलाइन को जाता है कि जिसने ये मुझे रास्ता दिखाने की कोशिश करी, दिखाया, और बे अपलाइन छोड़ गई, धन्यवाद तो उन सबका भी है। दूसरा धन्यवाद क्योंकि जब जहां से मेरी टचिंग हुई दीपक रावत, और जहां से मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिला वो अनिल एंड बिंदु नारंग, जिनको देख करके मैं बहुत मोटिवेट हुआ, और मैंने कसम खाई टांग के नीचे हाथ निकाल के कि अगर ये व्यक्ति इतना बड़ा होने के बाद कर सकते हैं तो दुर्गा सिंह एक दिन करके दिखाएगा। ये मेरे को फेथ था अपने आप का सर, मीटिंग देखने के बाद। चौथे नंबर पे मेरी पूरी फैमिली, जिसने मेरा कदम से कदम मिला करके साथ दिया, और सबसे ज्यादा थैंक्स करता हूँ मेरी वाइफ का। ये भले ही अभी कुछ जानती नहीं है, पढ़ना लिखना प्लान दिखाना डेमो करना कुछ मैं इनसे करवाता हूँ, लेकिन 24 घंटे हम नाले से नाला बना के एक साथ रहते हैं। 24 घंटे की बात है सर। रिश्तेदारी में जाएंगे तो दोनों जाएंगे, इनके मायके में जाएंगे तो दोनों जाएंगे, हमारे मायके में जाएंगे तो दोनों जाएंगे, मतलब कहीं भी जाएंगे, छोटे भाई के जाएंगे तो दोनों जाएंगे, बड़े भाई के जाएंगे तो दोनों जाएंगे, प्लान दिखाने जाते हैं तो दोनों जाते हैं। मीटिंग का भी ऐसा हुआ नहीं कि मैं अकेला गया हूँ कभी आज। बहुत बढ़िया, जबरदस्त आपने टीम बनाई है, होम टीम। आपकी होम टीम बहुत ही स्ट्रांग होम टीम है दुर्गा सिंह जी। बहुत थैंक्स है सर, क्योंकि मुझे रास्ता मिला, और सबसे थैंक्स आपका, क्योंकि आपने यहाँ तक बीज बखेरा था तो हम तक आया सर, नहीं तो शायद आप नहीं लाते तो शायद मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए कुछ इसमें हो सकता। बहुत उतार चढ़ाव है मेरी जिंदगी में, लेकिन मैंने कसम खा ली थी कितनी भी जिंदगी में चैलेंज आएंगे, मैंने चैलेंज पर कभी देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं, फोकस भी नहीं किया। मैं ये सोचता था कि यार, जैसे सोचता था कि यार तेरे पास 5 लाख का कर्जा है, तो मैं सोचता था यार 1 रुपए का कर्जा नहीं है, कल बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। 1 रुपए का कर्जा नहीं है, कल बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। और जैसे ही कोई कर्जे वाला बाहर आया, बस गया, मैंने कहा भाई साहब कोई बात नहीं, बस 2-3 महीने की और देख लो, बस सब 20 सूद सहित जितना ब्याज लेना चाहो उतना लेना यार, कोई बात नहीं है, सब दे दूं आपको, बहुत बड़ा बिजनेस करना, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। बस ऐसा करके उनको हाथ पैर जोड़ के कहता भाई साहब फला महीने तक तो आपको मैं नहीं दे सकता। बहुत जबरदस्त दुर्गा सिंह जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड बहुत बहुत धन्यवाद। यस, थैंक यू सर।